हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले वीडियोस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपना कंप्लीट कर लिया था। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास? जुडिशियल एक्टिविज्म है। इतना कोई खास पूछता तो नहीं है जुडिशियल एक्टिविज्म पे, बट स्टिल थोड़ा सा देख लेते हैं। यूएसए में ओरिजिनेट हुआ था, इंडिया में आया था आपका 1970s में। होता क्या जुडिशियल एक्टिविज्म में, क्या होता है ना कि फिलोसफी क्या है इसके पीछे की, कि जो भी आपके जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, जहां पे क्या होता है कि जजेस इंटरप्रेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लॉ है आपका, ठीक है, कोई भी लॉ है, लोगों के वेलफेयर के लिए उसको इंटरप्रेट करना, दैट इज योर जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, कि मतलब लोगों को सोशल बेटरमेंट के लिए वो चीज करना। इसका आउटकम क्या था? पीआईएल आया था आपका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो पाइनियर कौन थे इसके? इतना ये याद रख लेना बस आप, वी आर कृष्ण अय्यर और जस्टिस पीएन भागवती। ठीक है, मतलब ये लीगल एड दी जाती है जस्टिस, ताकि जो आपके पुअर मासेस हैं उन तक क्या हो जाए, जस्टिस पहुंच जाए। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रिब्यूनल्स। यहाँ से आ सकता है ट्रिब्यूनल्स, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो ये ओरिजिनल पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आए थे, और एक नया पार्ट लाया गया था, दैट वाज 14A। अब इसमें दो आर्टिकल्स आते हैं, एक आता है 323A और 323B। ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखना कि जो 323A है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए बनाई गई थी ट्रिब्यूनल्स, और ये वो ट्रिब्यूनल है जो बाकी के मैटर्स के साथ डील करती है। इसमें क्या है, इसको सिर्फ और सिर्फ कौन एस्टैब्लिश कर सकता है? पार्लियामेंट एस्टैब्लिश कर सकता है। एंड जो 323B है, इसको दोनों एस्टैब्लिश कर सकते हैं, पार्लियामेंट भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज एडमिनिस्ट्रेटिव। जो ट्रिब्यूनल्स है दो टाइप की होती है, एक सेंट्रल होती है और एक स्टेट होती है। जो सेंट्रल होती है उसका प्रिंसिपल बेंच यहाँ पे है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इसके जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर कौन कौन आता है? जितने भी आपके सर्विस मैटर्स होंगे पब्लिक सर्वेंट्स को लेके, देन एक्सटेंड्स टू ऑल इंडियन सर्विसेज पे जाते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ये सब मतलब यहाँ तक इनके एक्सटेंड करती है इसकी पावर्स। बट कौन कौन सी चीजें जो इसके जुरिस्डिक्शन के बाहर रहती हैं, वो है आपका मेंबर ऑफ, जो भी आपके डिफेंस फोर्सेस ऑफिसर्स हैं, सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट है। एंड इट इज नॉट बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। ठीक है, उससे बाउंड नहीं है, बट स्टिल इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। 5 साल तक मतलब इसका वो रहता है, आपका ड्यूरेशन रहता है। या फिर चेयरमैन की जो एज है, मतलब कब तक, अंटिल एज ऑफ 65, और मेंबर्स के लिए कितनी है, 62। नेक्स्ट स्टेट वाला अगर हम देखें, इस्टेब्लिश किए जाते हैं कि जब भी कोई कंसर्न्ड स्टेट है आपकी, उनके रिकमेंडेशन पे या उनकी रिक्वायरमेंट पे ये चीज इस्टेब्लिश की जाती है। जैसे कहाँ कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। अब इसके जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या आते हैं, जितना भी आपका रिक्रूटमेंट है, सर्विस मैटर है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, चेयरमैन मेंबर अपॉइंट, इसके जो चेयरमैन मेंबर्स है वो कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। किसकी कंसल्टेशन से? गवर्नर की कंसल्टेशन पे। और आपका एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी होता है। जॉइंट मीन्स कि एक आपका ट्रिब्यूनल होगा फॉर 2 और मोर स्टेट्स। नेक्स्ट वी हैव इज प्रेसिडेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 5278 आर्टिकल पार्ट 5 के अंदर आता है, दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव। इलेक्शन की अगर बात करेंगे, इसके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेंबर्स होते हैं जो कि इंक्लूड होते हैं इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। पहला क्या है, आपके पास इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं आपके राज्यसभा लोकसभा के। इसमें सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होगा। एक तो ये याद रखना। दूसरी चीज ये याद रखना कि जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, आपकी जो काउंसिल होती है उसका कोई पार्ट नहीं होता इसमें। ठीक है, सो इलेक्टेड मेंबर्स हो गए इसके राज्यसभा लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं आपके यूटीज, जो आपके दिल्ली पुडुचेरी है, जेएन के आगे। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है? नॉट लेस देन 35 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, एंड शुड बी क्वालिफाइड होना चाहिए। मेंबर नहीं होना चाहिए लोकसभा का, बट क्वालिफाइड होना चाहिए एज इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। ओथ आ गई आपकी, ये देख लेना। और किसके सामने ये ओथ लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इम्पीचमेंट का क्या प्रोसेस रहता है? आप प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो है वो कोई भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, एंड जो भी आप इनिशिएट कर रहे हो वो एटलीस्ट 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस से साइन होना चाहिए। 14 डेज का आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा।
देन फिर उसके बाद क्या होता है, एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें भी आपकी 2/3 मेजोरिटी लगती है, स्पेशल मेजोरिटी लगती है, एंड सेंड टू नेक्स्ट हाउस। फिर सेम प्रोसीजर आपका नेक्स्ट हाउस में भी कैरी फॉरवर्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास नोट किया जो मैंने आपको ऊपर बताया, एक बात याद रखिएगा कि जब भी इम्पीचमेंट होता है आपके प्रेसिडेंट का, ठीक है, इम्पीचमेंट में आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि उसकी इलेक्शन में नहीं करते थे। दूसरा, स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं होता इम्पीचमेंट में, चाहे वो इलेक्टेड है चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, ठीक है। सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट। नेक्स्ट इज वीटो पावर होती है आपकी। वीटो पावर में कौन कौन सी होती है हमारे प्रेसिडेंट की? देखो, टोटल वीटो पावर कौन सी होती है? एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव एंड पॉकेट। और हमारे प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी होती है, दैट आई ऑल्सो टेल यू। एब्सोल्यूट होती है हमारे पास विद होल्ड करना, ऐसे मीन्स अगर आप बिल पास करो तो वो डायरेक्टली क्या कर लेगा, रिजेक्ट कर देगा उसको कि ये बिल पास नहीं होगा। एक तो ये आ गया। नेक्स्ट इज क्वालिफाइड। क्वालिफाइड क्या होता है कि ओवरराइड बाय स्पेशल मेजोरिटी। क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या किया, कोई बिल था, हाउस मतलब लोकसभा था, राज्यसभा दोनों से हुआ पास, गया प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, उसको वापस भेज दिया। प्रेसिडेंट ने बोला इसको वापस भेजो, आप फिर से रिकंसिडर करो। अब ये जो लोकसभा और राज्यसभा है आपका, ठीक है, अगर वो बिना अमेंडमेंट के सिंपल मेजोरिटी से फिर से पास करते हैं तो हमारे प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ता है, दैट इज योर सस्पेंसिव वेटो। मतलब सिंपल मेजोरिटी से भी जो प्रेसिडेंट का डिसीजन था उसको ओवरराइड कर दिया। बट एक क्वालिफाइड में क्या होता है कि अगर आपको प्रेसिडेंट के डिसीजन को ओवरराइड करना है, यू नीड स्पेशल मेजोरिटी। तो आपको स्पेशल मेजोरिटी से अगर आप फिर से पास करोगे उसके बाद जाके प्रेसिडेंट कैसे मिलेगा। तो ये क्वालिफाइड हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट के पास है सस्पेंसिव, एब्सोल्यूट एंड पॉकेट। पॉकेट होता है कि कोई एक्शन नहीं लेना, अपने पास रख लेना, सिंपल। नेक्स्ट वी हैव इज पार्डनिंग पावर। अब पार्डनिंग पावर आती है अंडर आर्टिकल 72, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा कौन कौन सी होती है? पार्डन का मतलब क्या होता है, आपने टोटली उस बंदे को पार्डन कर दिया, जितने भी उसके ऊपर इल्जाम या जो भी था उसको बिल्कुल ही उसको क्या कर दिया, पार्डन कर दिया। कॉम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्यूटेशन सब्सटीट्यूशन, ये याद रखना। मतलब कि उसको फांसी की सजा होने वाली थी, बट क्या कर दिया उसको, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर दिया आपने। तो मतलब आपने क्या कर दिया, पनिशमेंट को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसमें क्या होता है, जो पनिशमेंट के कैरेक्टर है वो चेंज हो जाता है। वहीं पे रिमिशन क्या है कि आपने पनिशमेंट को रिड्यूस किया। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि पनिशमेंट चेंज इन कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट विदाउट, इसमें विदाउट आएगा, ठीक है। विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ द पनिशमेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको 10 साल की सजा थी और 7 साल की कर दी, तो आपने थोड़ा सा रिमिट कर दिया उसको। रिस्पाइट से याद रखिएगा, एसपी है, मीन स्पेशल। कोई भी एक स्पेशल रीजन होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी है या फिर कोई डिसेबिलिटी है, उसकी वजह से आपकी पनिशमेंट को क्या कर दिया है, लोअर कर दिया है। नेक्स्ट वी हैव इज रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी जैसे कि सजा सुनाई गई है ना, उस पे थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, स्टे लगा दिया जाता है। ज्यादातर ये किसके लिए होता है, अगर आपको डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो। नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए भी यू हैव इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें क्या होता है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों होते हैं पार्लियामेंट के, बट इसमें स्टेट लेजिस्लेचर को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और जरूरत भी नहीं होती इसमें। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन, नॉट लेस देन 35 ईयर्स। जो आपका प्रेसिडेंट था उसमें क्या था कि क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा, बट इसमें क्या है, राज्यसभा, ओके। रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट, देखिए जब भी आप इम्पीचमेंट की बात करते हो किसके, राज्यसभा, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट की ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकता है राज्यसभा। क्यों? क्योंकि ही इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ओके। दूसरा आपके पास इसमें क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट। जब भी रेजोल्यूशन को पास करना होता है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, तो यू नीड इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा एंड सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा। इफेक्टिव मेजोरिटी मैंने बताया था क्या होता है कि जितनी भी टोटल मेंबरशिप होती है, चाहे वो प्रेजेंट है चाहे वो नहीं है, ठीक है, उसका वो लिया जाता है, 2/3 लिया जाता है, ओके। कैन बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा ओनली। नेक्स्ट वी हैव इज गवर्नर। गवर्नर कौन से आर्टिकल में, पार्ट 6 में है, आर्टिकल आप देख सकते हो, स्टेट एग्जीक्यूटिव है।
अब सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया था कि एक सेम पर्सन को आप दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर बना सकते हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली भी आपके कुछ क्वालिफिकेशन और कुछ कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली भी बोला गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और उसको 35 साल का तो होना ही चाहिए। बट वहीं पे दो कन्वेंशंस ली गई थी कि वो एक आउटसाइडर होना चाहिए। क्यों आउटसाइडर होना चाहिए? ताकि वो जो स्टेट की पॉलिटिक्स है उसमें ना उलझ के रह जाए, ठीक है, क्लैशेस ना हो जाए। दूसरा है कि प्रेसिडेंट को क्या करना पड़े, कंसल्ट करना चाहिए सीएम को कंसर्न स्टेट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रेसिडेंट को सीएम को भी पूछना चाहिए उससे रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट इज रिमूवल की बात करें, कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, जब प्रेसिडेंट चाहे उसको रिमूव कर सकता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने भी एज सच कुछ नहीं बताया, कोई गाइडलाइंस नहीं बताई है उसको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव इज ओथ। ओथ कौन देता है, कौन लेता है इसकी ओथ, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट कंसर्न। जो भी आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा वो लेगा, जिस स्टेट से होंगे वो, या फिर जो भी आपके सीनियर मोस्ट जज होंगे हाई कोर्ट के। नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आएगा, ठीक है। सो वी हैव ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है। ऑर्डिनेंस में ये बता रही हूँ आपको, यहाँ पे लिख देती हूँ। ऑर्डिनेंस है आपका 213 एंड पार्डनिंग पावर यहाँ लिख देती हूँ। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, दैट इज योर 161, ओके। और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की अगर हम बात करें इनकी, तो क्या होता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, दैट यू ऑल नो, जो एड एंड एडवाइस करता है, किसको, गवर्नर को करता है। कौन से आर्टिकल के अंडर है, 163। बट यहाँ पे एक और चीज है जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर में थोड़ा डिफरेंस है, क्या है, एक्सेप्ट इन सो फार एज इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज दिस फंक्शन इन हिज डिस्क्रिप्शन। अब ऐसे क्या होता है ना, कुछ कुछ गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, गवर्नर को अपने डिस्क्रिशन पे एक्ट करने की पावर भी दी गई है, बट ऐसी पॉसिबिलिटी प्रेसिडेंट को नहीं दी गई है। एक तो ये चीज थी। दूसरी क्या हुआ था, जो 42 अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस थी वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट पे तो थी, बट गवर्नर पे नहीं होगी। ऐसा ऐसा नहीं बोला था कि गवर्नर पे भी बाइंडिंग होगी, फाइन। तो ये थोड़ी एक्सेप्शन है, ये देख लेना। बाकी प्राइम मिनिस्टर है, 3 प्राइम मिनिस्टर जो राज्यसभा से बनाए गए थे, ये आप देख लेना। ओथ कौन लेता है इनकी, प्रेसिडेंट लेता है। और आपके प्राइम मिनिस्टर क्या क्या होते हैं, किस किस के चेयरमैन होते हैं, नीति आयोग के, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, इंटरस्टेट काउंसिल के, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के, फाइन। नेक्स्ट आता है अपने पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कौन से आर्टिकल के अंदर है, 74 है। अब ये आपको पूछता है कभी कभी, ठीक है, ये आपको पीवाईक्यूज में भी पूछा था, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है इंक्लूडिंग योर प्राइम मिनिस्टर, वो आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ होगी ना लोकसभा की, उससे 15% से एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है। एंड 91st अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये बोला गया था। देन ये आपके जो दोनों एक्ट है उसके अंदर ये बोला गया था कि जो भी एडवाइस दी जाएगी प्रेसिडेंट को बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो बाइंडिंग हो जाएगी प्रेसिडेंट पे। और जो भी बाकी मिनिस्टर्स रह जाएंगे वो कौन अपॉइंट करेगा, करेगा तो प्रेसिडेंट, बट ऑन द रिकमेंडेशन और द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओथ कौन लेगा, प्रेसिडेंट हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज कॉम्पोजिशन। जो भी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है पूरा का पूरा किससे कंपो, एक होते हैं पहले आपकी कैबिनेट मिनिस्टर, जो हाई मतलब बोल सकते हैं ना, मिनिस्टर्स होते हैं आपके टॉप पे, वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डिप्यूटी। कैबिनेट मिनिस्टर वही होते हैं आपके, जैसे कि होम मिनिस्ट्री को एक प्रॉपर इंडिविजुअल पोर्टफोलियो होता है उनके पास, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री है, हाउस मिनिस्ट्री जो भी है आपका, ठीक है। तो हेड होते हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, होम डिफेंस हो गया। अब ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिल सकता है किसी मिनिस्ट्री का, या फिर ये इनके साथ अटैच भी हो सकते हैं। बाकी ये जो भी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उनको तब तक अटेंड नहीं कर सकते जब तक इनको स्पेशल इनविटेशन ना मिले। बाकी जो ये डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं ना, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है, और ये अटैच होते हैं टू द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनके साथ ये अटैच्ड होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस हैं आपके पावर्स को लेके, प्रोविजंस एंड पावर्स है। गवर्नर का जो है वो इन आर्टिकल्स के अंडर आता है, और प्रेसिडेंट का ये वाले आर्टिकल्स के अंडर आता है, ठीक है। इलेक्शन, फंडिंग, पावर, मैनर ऑफ इलेक्शन, ये सब आप देख लेना।
बाकी चलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है आपका। चलिए, पहला आता है आपके पास इलेक्शन कमीशन है, कौन से आर्टिकल के अंडर आता है ये आप देख लेना। कितनी एज है, 6 ईयर 65 ईयर्स तक अटेन नहीं करते। हाँ, ये देखिए जब भी इनका रिटायरमेंट होता है ना, ये एम्प्लॉय कर सकते हैं, फर्दर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। एंड अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है ना, याद रखिएगा उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा, ओके। रिमूव वैसे ही होगा जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है। नेक्स्ट इज यूपीएससी। यूपीएससी में क्या, कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं, ये पार्ट 14 याद रखिएगा। 6 साल 65 ईयर सेम है। इनका जो अपॉइंटमेंट है, रिमूवल है, कॉम्पोजिशन है, सब कौन डिटर्मिन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका कोई एज सच क्वालिफिकेशन नहीं होता, बट सिर्फ एक चीज बोला जाता है कि जो भी हाफ ऑफ द मेंबर्स हेल्ड ऑफिस है, हाफ ऑफ द मेंबर हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स अंडर द, मतलब कम से कम आप जो भी हाफ ऑफ द मेंबर है, वो 10 साल तक कम से कम वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने काम किया होना चाहिए। अब इसमें जो चेयरमैन होते हैं ना यूपीएससी के, वो आगे रीअपॉइंट नहीं हो सकते, एलिजिबल नहीं हो सकते। बट जो आपके मेंबर्स हैं, वो रीअपॉइंट हो सकते हैं, मतलब एज अ चेयरमैन वो बन सकते हैं फिर से, ठीक है। बाकी एक नोट है आपका जेपीएससी के बारे में बताया, जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बन सकता है, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है। जो भी ये जेपीएससी है वो क्या है, आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, दैट इज अ नोट। अब आता है एसपीएससी, आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। सेम आपका इसमें आता है आर्टिकल, आर्टिकल सेम है। 6 साल, यहाँ पे 65 था, यहाँ पे 62 ईयर्स है। अपॉइंट कौन करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट है। अपॉइंट इसको गवर्नर करेगा क्योंकि स्टेट का है, बट इसको रिमूव करने वाले प्रेसिडेंट ही हैं। इसका भी आपका क्वालिफिकेशन वही है। इनको भी रीअपॉइंट नहीं होता, बट क्या होता है कि जो एसपीएससी का चेयरमैन है ना, वो यूपीएससी का चेयरमैन या यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, बाकी एलिजिबल नहीं होता, ठीक है। अदर देन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी फॉर मेंबर्स। अब इसका जो एक्सपेंस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाता है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन के ना आप ये याद रख लेना कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब कॉम्पोजिशन, कौन कौन लोग होते हैं। चेयरमैन है, 4 अदर मेंबर्स होते हैं। एलिजिबल हो सकते हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और 5 साल के लिए बनता है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट फॉर इट्स क्वालिफिकेशन के लिए, पार्लियामेंट देखेगा। नेक्स्ट यू हैव इज जीएसटी काउंसिल। कौन से अमेंडमेंट के लाया था, 2016 का जो 101 अमेंडमेंट एक्ट आया था, आर्टिकल देख सकते हो। एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि आप बना सकते हो ये। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन, कौन कौन आप देख सकते हो कि चेयरपर्सन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन, ये देख लीजिएगा। कोरम क्या होता है, कोरम होता है कि कितने मिनिमम मेंबर होने चाहिए उस मीटिंग को प्रोसीड करने के लिए। तो कितना कोरम होना चाहिए, कम से कम जितने भी टोटल मेंबर्स उसके हाफ जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। और जो भी आपका डिसीजन होगा उसमें जो मेजोरिटी है वो 3/4 से कम नहीं होना चाहिए, जिसमें से 1/3 किसका होगा, वोट बढ़ेंगे आपके सेंटर के, और 2/3 किसके बढ़ेंगे, आपके वोट्स स्टेट गवर्नमेंट के। अब वाइस चेयरपर्सन देख सकते हो, अपने में से ही काउंसिल ऑफ स्टेट में से वो चूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द नेशनल कमीशन फॉर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल आप देख सकते हो। कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसमें चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 अदर मेंबर्स होते हैं। जो भी अपॉइंटमेंट, कंडीशन, सर्विस, टेन्योर, सब कौन डिटर्मिन करता है, प्रेसिडेंट। इसमें एक 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि एक जॉइंट कमीशन होना चाहिए जिसमें एससी एसटी वो दोनों का देखेगा। बट वहीं पे 89th अमेंडमेंट ने क्या कर दिया, उसको बाइफरकेट कर दिया, ओके। अब आता है सिमिलर फंक्शन। अब ये जो है आपका नेशनल कमीशन फॉर जो स्केड्यूल कास्ट के लिए है, वो आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी सेम काम करता है। नेक्स्ट वी हैव इज एनसीएसटी। एनसीएसटी कम्स अंडर आर्टिकल 338A। एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर जिसमें एक वुमेन होना जरूरी है, टेन्योर आप देख सकते हो 3 साल का। नेक्स्ट इज बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, ये सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन इन 1993 में। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था ये वाले एक्ट के अंडर। इसमें आते हैं 2 एक्ट, एक तो ये 338B के अंडर आता है, और जो 342A के अंडर क्या बोला जाता है कि जो प्रेसिडेंट है, मतलब किसको, प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि आप क्या कर सकते हो, जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज में, उसको क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। कौन करेगा, प्रेसिडेंट, सेम एज एनसीएससी। बाकी आपका आता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर है, 350B। और कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, माइनॉरिटी अफेयर्स। कैग वेरी इंपॉर्टेंट है, कैग के बारे में बहुत बार पूछता है, आर्टिकल आपको पता होना चाहिए 148। ड्यूटीज जो बताई गई है वो 149 में बताई गई है। जो भी इसका अपॉइंटमेंट ओथ है वो प्रेसिडेंट लेता है, टेन्योर 6 साल एंड 65 ईयर्स।
ये क्या करता है, लीगल और रेगुलेटरी जो ऑडिट होता है इनका, वो क्या होता है, ऑब्लिगेटरी होता है। वहीं पे जो प्रॉपर्टी ऑडिट होता है वो डिस्क्रिशनरी होता है, कि उसकी मर्जी है वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। नेक्स्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। आप मतलब ये फिर से रीअपॉइंट नहीं कर सकते अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी स्टेट। आर्टिकल 150 के अकॉर्डिंगली क्या है कि कैग एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। वहीं पे 151 में वो क्या करता है, एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। अब इसमें एक और चीज अब मैं आपको बताती हूँ कि कैग आपका स्टेट का भी ऑडिट करता है और सेंटर का भी ऑडिट करता है पूरा, ठीक है। तो जो स्टेट की रिपोर्ट होगी वो गवर्नर को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब बाकी गवर्नर आगे जाके क्या कर देगा, दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट करेगा। वैसे ही जो सेंटर की होगी आपकी, वो किसको करेगा, प्रेसिडेंट को करेगा, और आगे प्रेसिडेंट किसके सामने वो रिपोर्ट रखेगा, लोकसभा राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट के सामने रखेगा। अब क्या 3 रिपोर्ट्स को सबमिट करता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। नेक्स्ट वी हैव इज अटॉर्नी जनरल, एजी जो होता है आपका। आर्टिकल 76 है और इसको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोलते हैं द कंट्री। ही इज क्वालिफाइड टू बी द जज, मतलब ये क्वालिफाइड होना चाहिए एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड यहाँ पे जज होना चाहिए हाई कोर्ट का फॉर 5 years, एडवोकेट होना चाहिए 10 years। यही क्वालिफिकेशन आपकी फॉर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए। टर्म कोई भी फिक्स नहीं किया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक और चीज देखिए, सॉलिसिटर जनरल पे आपका क्वेश्चन भी आया था, दैट सॉलिसिटर जनरल जो है या बाकी के अदर लॉ ऑफिसर्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किए गए हैं जैसे कि एजी को किया है, ठीक है। बाकी अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो मेंबर नहीं होता है। नेक्स्ट वी हैव इज एडवोकेट जनरल, ये होता है आपका हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, आपका स्टेट में होता है, कम्स अंडर आर्टिकल 165। इसका अपॉइंटमेंट और रिमूवल कौन करेगा, गवर्नर करेगा, एंड ही मस्ट बी क्वालिफाइड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, एंड जुडिशियल ऑफिस इसको होल्ड करना होगा फॉर 10 years। समझ आया? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। नाउ वी विल मूव टू नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या क्या है अपने पास। फर्स्ट है अपने पास एनएचआरसी, ठीक है। एनएचआरसी में मतलब जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसमें आपको क्या क्या चीजें याद करनी पड़ती है। कॉम्पोजिशन तो करना ही पड़ता है, मतलब क्या होता है कि इसको अपॉइंट करने के लिए ना एक मेंबर कमेटी होती है, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी होती है। तो वहीं पे हम देखेंगे, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, जो कोई भी पार्लियामेंट के एक्ट से आती है, कोई भी एक्ट से आती है। अपॉइंट कौन करता है इसको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। बट किसके रिकमेंडेशन पे, एक 6 मेंबर की कमेटी होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम हेड होते हैं, स्पीकर होता है लोकसभा का, राज्यसभा का डिप्यूटी चेयरमैन होता है। याद रखिएगा, चेयरमैन नहीं होता है, डिप्यूटी चेयरमैन होता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है दोनों हाउसेस के। यूनियन होम मिनिस्टर होता है। रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट। कैसे करेगा, सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेगा, और सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल पे चेयरमैन को रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट इज मल्टी मेंबर होता है, चेयरपर्सन प्लस 5 मेंबर्स, रिटायर्ड। देखिए, जो इसका चेयरपर्सन होता है ना आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर कोई भी मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। और भी 5 मेंबर्स होते हैं आपके, सर्विंग और रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं वो। 3 जो मेंबर्स हैं उनकी नॉलेज होना चाहिए, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। बाकी 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स पे भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि वो चेयरपर्सन होने चाहिए किसके, एनसी फॉर माइनॉरिटीज, वुमेन, एनसी एससी, एनसी एसटी, एनसी बीसी, ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट इज टेन्योर है, 3 साल और 70 साल तक, जब तक अटेन नहीं करते एलिजिबल होते हैं फॉर रीअपॉइंटमेंट। एंड कैन नॉट एम्प्लॉयड अंडर स्टेट या फिर यूनियन गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय नहीं कर सकते, बट रीअपॉइंट हो सकते हैं, रिकमेंडेटरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका काम सिर्फ रिकमेंडेटरी होता है, रिकमेंड कर सकते हैं, वॉयलेटर्स को पनिश नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, ये भी स्टैट्यूटरी है, बट इसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। किसके रिकमेंडेशन में, जैसे ऊपर था वैसे ही इसमें स्टेट में, जैसे उसमें पीएम था इसमें सीएम है। हेड स्पीकर हो गए लेजिस्लेटिव असेंबली के, चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें चेयरमैन आएंगे। स्टेट होम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बट इसमें जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उसमें दोनों के आएंगे, इसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के आएंगे। इसको रिमूव कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट करेगा, जैसे कि एनएचआरसी को करते हैं। मल्टी मेंबर है, चेयरपर्सन, इसमें जो चेयरपर्सन होंगे वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे या जज होंगे। बाकी के 2 मेंबर, ये जो 2 मेंबर्स हैं, ये रिटायर्ड या फिर सर्विंग दोनों हो सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो 7 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए कम से कम, वही उसको लाया जाएगा। पर्सन हैविंग नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। अब जो 2019 का अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें ये बोला था
कि 2 से 3 मेंबर कर दो जिसमें एक आपकी विमेन होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज इसका भी 3 साल 70 years एलिजिबल है, रीअपॉइंटमेंट नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, सैलरीज कौन करेगा डिटर्मिन, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, किसके कौन से आर्टिकल के अंडर है, आरटीआई एक्ट, सॉरी आर्टिकल नहीं, आरटीआई एक्ट 2005। अपॉइंट करेगा कौन, प्रेसिडेंट, किसके रिकमेंडेशन पे, फिर से आगे आपकी कमेटी दैट इज पीएम चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो कौन नॉमिनेट करेगा, प्राइम मिनिस्टर। और ये एमपी एमएलए कुछ नहीं होना चाहिए। और पब्लिक पर्सन में क्या होना चाहिए, पब्लिक लाइफ में एमिनेंस, वाइड नॉलेज, साइंस एंड टेक में, जर्नलिज्म में, ये सब है। और रिमूव कैसे होता है, प्रेसिडेंट ही करेगा, जैसे कि एनएचआरसी को करते हैं। अब जो चीफ इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 से ज्यादा आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते। प्रेजेंट आप देख लो कितने हैं। जो भी टेन्योर होगा वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कब तक आप रह सकते हो, जब तक आप 65 years तक मैक्स आपका लिमिट है। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। पहले बोलते थे कि 5 साल के लिए हो सकता है, अर्लियर था ये। और जब भी ये इंक्वायर करेंगे इनके पास सारी की सारी पावर्स होंगी जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है। नेक्स्ट स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इसमें भी आपके अपॉइंटमेंट, बट गवर्नर अपॉइंट करेगा, कौन, सीएम होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर होगा। रिमूव कौन करेगा, इसमें रिमूव भी गवर्नर ही करेगा, उसमें प्रेसिडेंट कर रहा था, इसमें रिमूव गवर्नर करेगा। स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, 10 से ज्यादा आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होंगे, इसका सेम है। अब आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया था कि जो भी टर्म होगा वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले 5 साल हुआ करता था बट बाद में चेंज हुआ। पहले सैलरी भी इनकी सेम होती थी जितनी इलेक्शन कमीशन की होती थी, बट बाद में इन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। ओके, अब आते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। रिकमेंडेशन किसकी थी, सनातनम कमेटी की रिकमेंडेशन थी। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसके रिकमेंडेशन पे, पीएम हेड होगा, यूनियन होम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा होंगे, एंड रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, जैसे कि एनएचआरसी या बाकी वो करते हैं। अब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और 2 से ज्यादा विजिलेंस कमिश्नर नहीं होंगे। सो टर्म इज योर 4 years तक का टर्म होता है, या फिर अप टू 65 years। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज सैलरी जो रहती है वो यूपीएससी के चेयरमैन की तरह ही रहती है। सैलरी ऑफ विजिलेंस कमिश्नर मेंबर ऑफ यूपीएससी। अब एक सिलेक्शन कमेटी होती है, किसके लिए, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर ऑफ पोस्ट ऑफ लेवल ऑफ एसपी या फिर उससे ज्यादा सीबीआई में। तो उसमें क्या होता है, आपका सीवीसी का जो चेयरपर्सन है वो भी कमेटी का मेंबर होता है, 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, बाकी ये होते हैं। अब आते हैं सीबीआई। सीबीआई क्या होती है, स्टैचूटरी डिवाइस, नॉट, स्टैचूटरी नहीं है ये, ठीक है, ये स्टैचूटरी बॉडी नहीं है। बट ये अपनी पावर्स कहाँ से डिराइव करती है, एक स्पेशल पुलिस जो दिल्ली पुलिस, जो आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वहां से लेती है। और ये इन्वेस्टिगेट करती है, मतलब टेररिज्म से छोड़ के जो भी आपके इन्वेस्टिगेट करती है। डायरेक्टर इसको हेड करता है, 2 साल का टेन्योर होता है। बाकी ये तो कुछ खास नहीं है। हाँ, एक अमेंडमेंट आया था, जैसे लोकपाल लोकयुक्त एक्ट आया था, उसमें ये बोला था कि जो डायरेक्टर होगा आपके सीबीआई का, अपॉइंट किया जाएगा, एक मेंबर मतलब कमेटी होगी उसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। कौन कौन होंगे इस कमेटी में, पीएम चेयरमैन होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, सीजीआई होगा, या फिर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। अब लोकपाल आ जाता है। लोकपाल किसके रिकमेंडेशन पे लाया गया, एआरसी के। इसके अकॉर्डिंगली जो लोकपाल थे वुड बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कि जो लोकपाल है उसको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, आफ्टर कंसल्टेशन पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब इसमें जो चेयरपर्सन होते हैं आपके, वो कौन होने चाहिए, जो पहले आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके होंगे वो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, या फिर जिनको एक्सपर्टीज होगी कम से कम 25 साल की एंटी करप्शन पॉलिसीज में। मैक्स टू मैक्स 8 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें 50% जुडिशियल मेंबर होने चाहिए और 50% आपके एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वुमेन होना चाहिए। सर्च कमेटी असिस्ट करती है, सिलेक्शन कमेटी होती है, सर्च कमेटी होती है। अब सर्च कमेटी में आपकी कम से कम 50% एससी एसटी माइनॉरिटीज वुमेन होनी चाहिए। नेक्स्ट 5 साल 70 years का एज है। ये क्या कर सकते हैं ना, पनिशमेंट को इनहेंस भी कर सकते हैं, मतलब 7 से 10 साल तक। मिनिमम पनिशमेंट कितनी दे सकते हैं, 3 साल अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इनके अंडर कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, जुरिस्डिक्शन, जैसे कि
इनके अंडर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो कि फुल्ली फाइनेंस होते हैं या फिर पार्शली फाइनेंस होते हैं बाय गवर्नमेंट, और एक्सक्लूड कौन से होते हैं जो कि गवर्नमेंट एड करती है। नेक्स्ट इज लोकयुक्ता। लोकपाल लोकयुक्त एक्ट आया था, उसी के अंडर थे। अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। क्योंकि लोकपाल होता है आपके सेंटर के लिए, लोकयुक्त होता है स्टेट के लिए। तो आप फिर से वो देख सकते हो किसके कंसल्टेशन से होता है, स्टैट्यूटरी आपकी। लोकयुक्त में जो होंगे वो कौन होंगे? आपके फॉर्मर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, 5 साल 65 ईयर्स टर्म। लोकयुक्त किसने कॉइन किया था? एल एम सिंघवी ने किया था। फिर आती है आपके पास नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये वाले एक्ट के अंडर आती है। बाकी आप देख लेना ये। नेक्स्ट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। चेयरपर्सन पीएम जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं ये वाले इसके। मेंबर 9 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नॉमिनेट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। ऑल्सो जो वाइस चेयरपर्सन होगा उसका स्टेटस सेम होगा एज द कैबिनेट मिनिस्टर। और क्या? वर्क अंडर द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। और बाकी यही कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को मैंने क्रिस्प में एक बार वो कर दिया है, जो जो चीजें याद करने वाली होती है। फाइन। ओके। अब बच गया लास्ट, दैट इज योर नीति आयोग। नीति आयोग में क्या था? रिप्लेस किया था इसने प्लानिंग कमीशन ऑन दिस। कॉम्पोजिशन कौन कौन है? दिस इज इंपॉर्टेंट। चेयरपर्सन आपके प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। इसमें गवर्निंग काउंसिल रहती है जिसमें आपके सारी की सारी स्टेट्स के सीएम आएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे आपके यूटी के, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे आपके अंडमान निकोबार के। 4 यूनियन मिनिस्टर्स होंगे जो कि एक्स ऑफिशियो होंगे। 3 यूनियन मिनिस्टर आपके स्पेशल इन्वाइटीज होंगे। वहीं पे आपके जो रीजनल काउंसिल होते हैं उसमें ये स्पेसिफिक इश्यूज के लिए होते हैं, टेन्योर के लिए। सीएम होते हैं स्टेट्स के, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज इन द रीजन। स्पेशल इन्वाइटीज कौन कौन होते हैं? एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, ये फुल टाइम है। चेयरपर्सन पीएम, वाइस चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा उसको। मेंबर्स फुल टाइम होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, सेक्रेटरीट होता है। फिर एक स्पेशलाइज्ड विंग होता है जिसमें रिसर्च कंसल्टेंसी टीम इंडिया विंग होता है, इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइडर्स होते हैं। इसमें हर एक स्टेट से आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वहीं पे अटैच्ड ऑफिसर्स होते हैं, कौन कौन से? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन ऑफिसर। ओके। बाकी का जो रह गया दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो आप जितने भी पीवाई क्यूज हैं इसको रिवाइज कीजिए। नोट्स आई विल प्रोवाइड यू ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ओके, रिवाइज कीजिए अच्छे से, पीवाई क्यू सॉल्व कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।